नमस्कार। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी सरकारी कार्य के लिए किसी यात्रा पर जाता है तो उसे सरकार की ओर से यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान रहता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि राजस्थान सरकार के यात्रा भत्ता नियम 1971 के अनुसार कौन से कर्मचारियों को किन परिस्थितियों में यात्रा भत्ता देय होता है और किन परिस्थितियों में यात्रा भत्ता देय नहीं होता है, और कौन सी श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें यात्रा भत्ता ज़्यादा मिलता है और कौन सी श्रेणी के कर्मचारी जिन्हें यात्रा भत्ता कम मिलता है। तो संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यात्रा भत्ता नियम 1971 की बात करें तो उसमें राजकीय कर्मचारियों की मुख्यतः 5 श्रेणियां बनाई गई हैं। उस श्रेणियों का निर्धारण उस सरकारी कर्मचारी के बेसिक के अनुसार किया जाता है, ठीक है। और वे कर्मचारी जिनका बेसिक 26,000 रुपये तक है तो उन्हें यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार ई श्रेणी में रखा गया है। 26,000 रुपये से लेकर 39,000 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को डी श्रेणी में और 39,000 से लेकर 49,000 तक के बेसिक में आने वाले कर्मचारियों को सी श्रेणी में रखा गया है। 49,000 से लेकर 95,000 रुपये तक के बेसिक वाले कर्मचारी बी श्रेणी में आते हैं और 95,000 से अधिक का बेसिक या फिर इस रेंज से अधिक आने वाले कर्मचारी है जिन्हें ए श्रेणी के कर्मचारी कहा जाता है, और ये यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। अब दरअसल जब भी आप कोई किसी प्रकार की यात्रा पर होते हैं तो आपकी यात्रा भत्ते के लिए कितने प्रतिशत भत्ते के लिए एलिजिबल होगी या फिर किस प्रकार कितना प्रतिशत आपको यात्रा भत्ता दे होगा। अगर आप किसी भी राज्य की यात्रा पर मुख्यालय से इतनी यात्रा करते हैं कि उसमें 6 घंटे से कम समय लगता है तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पर यात्रा भत्ता दे नहीं होता है। मतलब आप मुख्यालय से 6 घंटे से कम का समय पर अगर किसी यात्रा पर रहते हैं तो आपको यात्रा भत्ता दे नहीं होता है। अगर आपकी वही यात्रा 6 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे से कम है तो ऐसी स्थिति में यात्रा भत्ते का 70% हिस्सा आपको भुगतान किया जाता है। अगर आपकी यात्रा 12 घंटे से अधिक है तो ऐसी स्थिति में आपका जो दैनिक भत्ता होगा, जो यात्रा भत्ते पर मिलने वाला दैनिक भत्ता है, वो आपको 100% भुगतान किया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद में अब दरअसल कभी कभी आपका डेपुटेशन या फिर किसी कार्य के लिए आपको अधिक अवधि के लिए भी लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी भी एक ही स्थान पर लगातार 30 दिन या 29 दिन का ही दैनिक भत्ता दे हो सकता है। अब अगर आप लगातार एक ही कार्य के लिए 30 दिन या 30 से ज़्यादा दिन जा रहे हैं तो यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार आपको लगातार 30 दिन या 29 दिन तक का ही भुगतान किया जा सकता है। अगर आप 30 दिन से अधिक और 60 दिन तक के लिए कोई अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रशासनिक विभाग की मंजूरी आवश्यक होती है, ठीक है। और 60 दिन से अधिक और 180 दिन तक वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है। और 180 दिन से ऊपर अगर आप किसी भी कार्य में लगे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको वहाँ पर यात्रा भत्ता दे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपका इस प्रकार से माना जाता है कि स्थायी रूप से आपका वहाँ पे पदस्थापन डेपुटेशन के रूप में किया जा चुका है। अब जैसे अगर आप किसी भी विभाग में हैं और आपकी कहीं पर भी मुख्यालय से दूर आपकी ट्रेनिंग रखी गई है और ट्रेनिंग स्तर पर आपका निःशुल्क भोजन भी है, निवास का उपयोग भी है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो दैनिक भत्ता होगा उस स्थान के लिए निश्चित दर का जो होगा वो 25% हिस्सा ही दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप एक शिक्षक है, आपकी एक शिक्षक ट्रेनिंग हो रही है, आप रोज़ जाते हैं वहाँ शिक्षक ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वहाँ पर आपको जो वापस जब आप यात्रा भत्ते के लिए TADA के लिए करोगे अप्लाई तो आपका जो यात्रा भत्ता बनता है उसका केवल 25% ही ले सकते हैं। मतलब आपका जो DA है वो 25% ही मिलेगा। किसी यात्रा में एक से अधिक स्थान का भ्रमण किया है तो दैनिक भत्ता सबसे अधिक जगह वाला देय होगा। एक ही यात्रा में
2 या 2 से अधिक जगह आप गए हैं, तो जिस स्थान का यात्रा भत्ता आपका सबसे ज़्यादा बनता है उस स्थान का आपको दिया जाएगा। यात्रा भत्ता तभी देय होगा जब गंतव्य स्थान मुख्यालय की सीमा से बाहर हो और ड्यूटी स्थान से 15 किलोमीटर से अधिक हो। मतलब आपका जो पदस्थापन स्थान है उस स्थान से अगर आप 10 किलोमीटर तक की कोई यात्रा करते हैं तो आपको यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अगर आप 15 किलोमीटर उससे अधिक की यात्रा करते हैं तब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं यात्रा भत्ते के लिए। अगर आप किसी भी खेल कूद गतिविधियों में भाग लेने के लिए राजस्थान में जाते हैं तो आपको 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाता है। दैनिक भत्ता जो होता है वो उसका भुगतान किया जाता है। अगर आप राज्य से बाहर जाते हैं इसी संदर्भ में खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, यहाँ पे भाग लिखा हुआ है, तो भाग लेने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे आपको 350 रुपये प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी जो निलंबित है और विभागीय जांच में उपस्थित होने की अगर उससे अनुमति दी जाती है तो उसे भी यात्रा भत्ता दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी है जिस पर विभागीय जांच चल रही है, वो किसी स्थान पर पदस्थापित है, जैसे निलंबन के बाद में कोई मुख्यालय बनाया है, वहाँ से किसी अन्य स्थान पर अगर वो विभागीय जांच के संदर्भ में जाता है, ऐसा आदेश है, अनुमति है, तो ऐसी स्थिति में उसे भी यात्रा भत्ता दिया जाएगा। अब कोई भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है और विभागीय जांच या न्यायिक प्रकरण में उपस्थित होता है तो भी उसे यात्रा भत्ता दिया जाएगा। ठीक है। और कुछ कर्मचारी जो स्वयं के वाहन से भी जा सकते हैं, जो क और ख श्रेणी की कार्मिक ही इस प्रकार की यात्रा कर सकते हैं, उसको उनके अनुसार उसका भुगतान किया जाता है। और स्वयं की गाड़ी से अगर कोई यात्रा करेंगे तो वास्तविक खर्चा दिया जाएगा। और स्वयं का स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि पर यात्रा है वो घ और ढ कार्मिक भी यात्रा कर सकते हैं। और अगर आप राजकीय वाहन मतलब सरकारी वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको केवल दैनिक भत्ता देय होगा। मतलब आपको न तो कोई किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट अलाउंस देय होगा और न ही अन्य कोई प्रकार का भुगतान होगा। केवल दैनिक भत्ता जो आपका बनता है आपके बेसिक के अनुसार, उसी के अनुसार आपको दिया जाएगा। तो आपने ये समझा कि हमारा जो यात्रा भत्ता है उसके जो 1971 के नियम हैं उसके अनुसार क्या प्रावधान किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।